हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। आई होप आप लोगों ने जो इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पहला पार्ट है वो बहुत अच्छे से फॉलो करा है और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं। सिर्फ 2 वीडियोस में आपके 25 नंबर पूरे पक्के करने हैं, ये मैंने ठान लिया है भैया। अभी तक भगवान की दुआ से जो जो शेड्यूल सोचा था वैसा ही होता जा रहा है, बाकी सब भी ऐसा ही होगा अगर भगवान का और आप लोगों का साथ रहा तो। जिस बच्चे ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है भैया, कृपया करके ज्वाइन कर लीजिए। अकाउंट्स एंड इको की महफिल नाम का जो है टेलीग्राम चैनल है, कृपया करके ज्वाइन कर लीजिए। सारी डिस्कशन वही होने वाली है और बहुत जल्द उस पर सॉल्यूशंस भी डलने वाले हैं, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। और हमने कल कहां तक कर लिया था? हमने हमारा चेंज इन जो हमारे रिजर्व्स होते हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, वहां तक कर लिया था। आज हमारा 4th एंड 5th टॉपिक होगा उसमें, विच इज रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट, और उसके बाद हम डेथ के बारे में भी समझेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं, फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके सामने करूंगा मैं, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ। जो आपका ये पार्टनर्स रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, इसमें देखो सबसे पहली बात समझो, रीवैल्यूएशन किस लिए बनाया जाता है। देखो रीवैल्यूएशन की सिंपल सी गेम है, व्हेन योर एसेट्स आर गेटिंग रीवैल्यूड, भले उनकी वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है। सिमिलरली आपकी जो लायबिलिटीज है वो रीअसेस हो रही है, वो रीवैल्यू नहीं हो रही, आपके हाथ में नहीं है उसकी वैल्यूएशन करना। वो तो आप बात करोगे भाई बंदे से, जो भी जिसकी भी लायबिलिटी है वो थोड़ा कुछ कम कर दे, वो अपना कुछ बढ़ा के बोल दे, कुछ भी एक्सेट्रा, तो वो सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कई बच्चों को ये नहीं पता होता, रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बात याद रखना, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट होता है, जहां पर आपका जो भी कंसर्न्ड एसेट अगर उसमें वैल्यू बढ़ जाए तो वो प्रॉफिट होता है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे आता है। सिमिलरली अगर कंसर्न्ड एसेट की वैल्यू जो अगर डिक्रीज हो जाए तो वो लॉस होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है मतलब अगर सपोज करो मोर खरीद रहे हैं तब भी बढ़ रहा है तो क्या तब भी प्रॉफिट है? नहीं नहीं, सिर्फ खरीदने और बेचने से प्रॉफिट नहीं, बैठे बिठाए जब उसकी वैल्यू बढ़े और कम हो तब प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये बात याद रखना। एंड सेम इज फॉर दी लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमारे लिए लॉस है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में डालते हैं, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो वो हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके रीवैल्यूएशन में कई बार आते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, जो हम बियर करते हैं, तो वो भी आपके डेबिट साइड में आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं केसेस भी डिस्कस करने वाला हूं उसके। अच्छा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपके रीवैल्यूएशन में आता है वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बात याद रखना। प्रॉफिट हैपेंस व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट एंड लॉस हैपेंस व्हेन डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। तो ये आपका रीवैल्यूएशन का जो होता है प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अच्छा, कई बार जो है पार्टनर्स डिसाइड करते हैं आपस में कि यार हमें जो है ना रीवैल्यूएशन में ना चेंजेस नहीं करने हैं, हमें अपने एसेट और लायबिलिटीज की चेंजेस नहीं करनी है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने वर्किंग नोट में एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन टाइप का अकाउंट बनाते हो। नहीं तो आप सिर्फ ये देख लेते हो, अगर इंक्रीज इन एसेट है तो प्लस में डाल दोगे, डिक्रीज इन एसेट है माइनस में डाल, प्रॉफिट वाली चीज है प्लस में, लॉस एंड एक्सपेंस वाली चीज माइनस में, फिर नेट इफेक्ट देखोगे। अगर नेट इफेक्ट उसका आंसर प्रॉफिट आ रहा होता है तो आप एंट्री पास करते हो एडजस्टमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और यही अगर आपका लॉस आ रहा होता है तो आप एंट्री पास करते हो सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन, ठीक है। आप जो मैं आपको केसेस की बात कर रहा था एक्सपेंसेस और रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके टोटल 4 केसेस बनते हैं आपके। सबसे पहला होता है व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। तो जब भी क्वेश्चन में हमें नहीं दिया होता कि भैया सिर्फ इतना लिखा रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस इतने हुए बस, तो हम यही मानते हैं कि फर्म ही उसको बियर कर रही है और फर्म ही उसे पे करेगी, तो उसमें आपकी सिंपल एंट्री होती है रीवैल्यूएशन टू बैंक, मतलब रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा और बैंक हमारा कम हो जाएगा। अगर आपको उसने बोल दिया दी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर, तो मतलब एक्सपेंसेस हमारे थे, फर्म के थे, लेकिन पार्टनर ने बोला चलो मैं दे देता हूं, मेरे को दे देना आपने, तो हम क्या करते हैं रीवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रीवैल्यूएशन के डेबिट में तो जाएगा क्योंकि खर्चा तो हमारा ही है, लेकिन हमने पे नहीं करा, पार्टनर ने पे करा, तो हम उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं कि भैया बाद में तुझे हम दे देंगे। तीसरा केस आता है जहां पर एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फर्म, क्योंकि हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो जब भी क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय पार्टनर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम यही एज्यूम करते हैं कि पे भी उसी ने ही करे होंगे। एक बात याद रखना, जब भी पेमेंट की एंट्री नहीं दी हुई तो हम यही एज्यूम करते हैं जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा है। And last case is when expenses are incurred and paid by firm, incurred by partner and paid by firm, तो मतलब खर्चा उसने बियर करना था लेकिन पेमेंट उसके बिहाफ पे हमने कर दी, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आपका केस 2 का उल्टा हो गया। इसमें हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और हमारा पैसा कम हो गया। इसमें रीवैल्यूएशन नहीं आता क्योंकि हमारा खर्चा नहीं था, ये उसका खर्चा था, ठीक है, पार्टनर का। उसके बाद आता है कई बार हम पार्टनर को असाइन कर देते हैं कि भैया तू हमारे बिहाफ पे सारी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर, हम तुझे रेम्यूनरेशन देंगे। रेम्यूनरेशन इज सैलरी, तो
उसकी एक एंट्री कंपलसरी होती है, रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ये होगी ही होगी, 100% है। उसके अलावा कई बार ये जो रेम्यूनरेशन होता है ये इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस होती है, एक्सक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस होती है। इंक्लूसिव का मतलब है कि भैया हम तुझे रेम्यूनरेशन दे रही है उसी में से तू खर्चा निकालियो। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि हम तुझे रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसके अलावा जो खर्चा होगा वो भी हम देंगे तुझे अलग से। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर इंक्लूसिव है तो आपका केस सी और डी में से जो भी हमने ऊपर डिस्कस करें उसमें से कोई एक यूज होगा, 3 और 4 में से, दैट मींस, ठीक है जी। और अगर आपका वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो अगर आप वो आपका एक्सक्लूसिव है तो आपका केस ए और बी में से फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब है फर्म ही बियर कर रही है और इंक्लूसिव का मतलब है पार्टनर बियर कर रहा है। तो वट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये जो आपकी एंट्री है रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल रेम्यूनरेशन की एंट्री है, इसके साथ वो एंट्री जुड़ जाएगी। ये बात याद रखना, केस ए और बी की या फिर सी और डी की, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ठीक है जी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो है आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, दैट इज अगर वो बोल देता है मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 25%, तो आप उसकी वैल्यू 25% से कम करोगे तो हमारा लॉस सिर्फ 25% है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन बोल देता है मशीनरी रिड्यूस्ड टू 25%, मतलब 25% पे हमें लेकर जाना है, एक्चुअल लॉस जो है वो हमारा 75% है यहां पर, ये बात याद रखना। सिमिलरली अगर वो बोल देता है ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब होता है कि हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो जो पहले प्रोविजन आ रहा होगा बुक्स में, जो डेटर में से बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाया जाता है, वो हम अपने रीवैल्यूएशन क्रेडिट में हटा के राइट ऑफ कर देंगे। सिमिलरली अगर बैड डेट्स एंड प्रोविजन दोनों दे देता है हमें एडजस्टमेंट में, तो पहले बैड डेट्स माइनस होते हैं, उसके बाद जो डेटर्स आते हैं वो हम हमारे प्रोविजन से लेते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, बैड डेट्स वो हमें एडजस्टमेंट में दे देता है और पहले से एक प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जो बैड डेट्स होते हैं वो हम रीवैल्यूएशन में नहीं डालते हैं, वो प्रोविजन से लेते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ये रूल होता है, जो प्रोविजन आपने किसके लिए बनाया कि बैड डेट्स होंगे, तो जब बैड डेट्स हुए तो उसमें से लॉस लो ना, रीवैल्यूएशन में क्यों डाल रहे हो? रीवैल्यूएशन में तभी जाएगा जब पहले वाला प्रोविजन नहीं होगा, या होगा तो शॉर्ट पड़ गया होगा तो बैलेंस जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब चलते हैं हमारे क्या, अच्छा एक पॉइंट रह गया आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी या रिजर्व नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, ठीक है। अब चलते हैं हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट अगर एडमिशन के देखें तो 3 केसेस है, जिसमें से पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा नहीं आता। अगर हम केस 1 की बात करें तो इसमें क्या होता है, एडमिटेड पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पे जो है ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकल के आती है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो हमारा पहला स्टेप यही होता है कि हम जो उसकी न्यू कैपिटल वो जो दे रखी है न्यू पार्टनर की कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकालते हैं फर्म की, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस शेयर। तो हमें उसकी कैपिटल भी दी होगी, ठीक है, हमें उसका प्रीमियम वो प्रॉफिट शेयर भी दिया होगा, हम उसके प्रॉफिट शेयर को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कैपिटल को, हमें टोटल कैपिटल मिल जाएगी यहां पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास टोटल कैपिटल आई है फर्म की, वो हम डिवाइड कर देते हैं न्यू रेशियो में, क्योंकि पीएसआर के अकॉर्डिंग करनी है हमने कैपिटल, तो उसकी न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, उससे हमें पुराने पार्टनर्स की न्यू कैपिटल उनकी पीएसआर में मिल जाती है। फिर हम उनकी जो न्यू कैपिटल आई है उनकी एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर फॉर्मिंग द रीवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, सब कुछ करने के बाद जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल आई है वो उनकी न्यू कैपिटल से हम कंपेयर करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि उनकी कैपिटल में सरप्लस पड़ा हुआ है कि डेफिसिट पड़ा हुआ है। सरप्लस कब होता है कि जब उनकी पुराने वाली जो कैपिटल चल रही है वो ज्यादा हो जाए जो न्यू कैपिटल आई है, तो फिर या तो वो विड्रॉ कर लेंगे या तो हम उठा के उनके करंट अकाउंट में डाल देंगे। सिमिलरली डेफिसिट कब आता है, जब उनकी पुरानी जो अभी कैपिटल चल रही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो कम पड़ जाए और न्यू कैपिटल ज्यादा है, तो उनको लेकर आना पड़ेगा, जिसको एडिशनल कैपिटल बोलेंगे, या उनके करंट अकाउंट से हम ले लेंगे। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं देता कि करंट से करना है कि कैश से करना है, तो हम हमेशा कैश से करते हैं, करंट के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो आपको देगा। केस नंबर 2 पे चलते हैं, कैलकुलेटिंग कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है आपका कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल हमें यहाँ नहीं दी होती, उसका प्रॉफिट शेयर दिया होता है, हमें जो पुराने कैपिटल है उन पुराने पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल से जो है और नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, सब अपना एडजस्टमेंट कर लो, रीवैल्यूएशन ईच एंड एवरीथिंग कर लो जो अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद जो पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसका टोटल करिए, टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड न्यू शेयर। जैसे सपोज करो अगर ए बी पार्टनर थे जिनकी रेशियो 2:1 चल रही थी, ए बी सी जब हो गए वो, तो उनकी न्यू रेशियो हो गई 2:1:1। तो यहां पर जो कंबाइंड शेयर है ए बी का वो हो जाएगा आपका 3/4। तो हमने उसको रेसिप्रोकल करके उनके टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है, विच इज जो भी उनकी एडजस्टेड कैपिटल का टोटल आएगा इंटू 4/3, उससे हमें टोटल कैपिटल मिल जाएगी। फिर इंटू उसका प्रॉफिट शेयर कर देंगे न्यू पार्टनर का, तो उसकी कैपिटल भी हमें मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये होता है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 2। केस नंबर 3
वही भी आपका सिमिलर है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी उनकी एडजस्टेड कैपिटल आई है सीधा उसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन हूं, बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि सर कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा केस लगे। बेटे सिंपल बोलेगा, देखो केस 1 में आपको बोलेगा कि दी पार्टनर्स और द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। केस नंबर 2 में बोलेगा दैट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर विल बी प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे करके निकालते हैं। केस नंबर 3 में बोलेगा द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर विल बी अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो इसमें हमने क्या करना है, जो भी उनकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है बस इनटू उसका शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर, वो जो पिछले वाले में बीच वाला स्टेप था वो हटा देते हैं। अब अगला आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में आपके 5 केसेस आते हैं, ठीक है जी। तो 5 केसेस, अच्छा इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, मैंने इतने सारे सैंपल पेपर देखे, कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 नंबर के एंट्री के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो सबसे पहला केस होता है, बहुत ईजी होता है, व्हेन द टोटल कैपिटल उसने खुद ही दे दी होती है। ए बी सी पार्टनर्स है, बी रिटायर होता है, ए और सी की जो न्यू टोटल कैपिटल होगी फर्म की वो दे दी, बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और जो टोटल कैपिटल दे रखी है उसको उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आपको उनकी न्यू कैपिटल मिल जाएगी। फिर न्यू कैपिटल को वही एडजस्टेड कैपिटल, देखो एक बात याद रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट का सिंपल सा रूल है, एक बार आपको टोटल कैपिटल मिल गई, बाकी सब में स्टेप्स जो है वो सेम रहता है, ठीक है जी। तो जैसे ही आपको न्यू कैपिटल मिली, आप कंपेयर करोगे उनकी एडजस्टेड कैपिटल से, फिर पता चलेगा सरप्लस है या डेफिसिट है। केस नंबर 2, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर पीएसआर, इसमें कुछ भी नहीं होता, जो भी उनकी एडजस्टेड कैपिटल आती है उसको ऐड कर दो, वो टोटल कैपिटल बन जाती है फर्म की, और उनको पीएसआर में बांट दो, आपको पता चल जाएगा कि किसका सरप्लस है किसका डेफिसिट है। और इस वाले केस में, केस नंबर 2 में जो है आपका जितना सरप्लस होगा, जितना अमाउंट वो बंदा लेकर जाएगा उतना ही उसका डेफिसिट होगा, अगले वाले का वो उतना ही अमाउंट लेकर आएगा। सरप्लस इक्वल्स टू डेफिसिट सिर्फ केस नंबर 2 में आता है। उसके बाद चलते हैं हमारा केस नंबर 3 में। अब केस नंबर 3 में क्या होता है, जो आपकी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होती है वो बोल देता है जैसी बिफोर रिटायरमेंट थी वैसी ही अब होगी। तो बिफोर रिटायरमेंट में तो आपका वो वाला पार्टनर भी था जो रिटायर हो रहा है, तो उसकी कैपिटल भी जो बिफोर रिटायरमेंट वाली है, तीनों की ऐड करोगे तब आपको टोटल कैपिटल ऑफ दी न्यू फर्म मिलेगी। फिर उनको जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी न्यू पीएसआर में डिवाइड कर दो, आपके अपने आप पता चल जाएगा उनकी न्यू कैपिटल। फिर अकॉर्डिंगली आप एंट्री कर देना, अगर कैश से हो रही है तो कैश से, और अगर करंट अकाउंट से हो रही है करंट अकाउंट से, ठीक है। मैं एंट्री भी आपको बता देता हूं कि अगर कोई पार्टनर का जो है सरप्लस चल रहा है तो वो लेकर जाएगा, तो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो पार्टनर है हमारा जिसका डेफिसिट चल रहा है तो वो लेकर आएगा, तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर करंट अकाउंट से होनी है एंट्री तो कैश की जगह उनका स्पेसिफिक करंट अकाउंट जो है रिप्लेस कर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद आता है केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5, जो सबसे ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगता है। इसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होती है दैट द रिटायरिंग पार्टनर विल बी पेड बाय द सम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर्स इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो इस केस में जो भी आउटगोइंग पार्टनर है उसको कैश में पेमेंट हो रही है तुरंत, लेकिन वो कैश जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर लेकर आएंगे, और इस तरीके से लेकर आएंगे कि उनकी जो जो कैपिटल है वो उनकी पीएसआर में हो जाए। तो हमने कुछ भी नहीं करना, इसमें तीनों की एडजस्टेड कैपिटल ऐड कर देनी है, जो रिटायर हो रहा है उसकी भी और जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी भी, तीनों की आप एडजस्टेड कैपिटल ऐड कर दोगे, आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगी। फिर जो आप न्यू कैपिटल निकाल लोगे उनकी पीएसआर में डिवाइड करके, न्यू पीएसआर में डिवाइड करके आपको न्यू कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर मिल जाएगी, सरप्लस डेफिसिट से एंट्री कर दोगे। इस केस का एक खासियत होता है कि जितना वो पैसा लेकर आते हैं ना, ज्यादातर दोनों ही लेकर आएंगे, दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर लेकर आएंगे, तो जितना लेकर आएंगे वही उसकी एडजस्टेड कैपिटल होगी जो रिटायर कर रहा है, ये बात याद रखना। केस नंबर 5 इसमें होता है, ठीक है, कि जो आउटगोइंग पार्टनर है अगेन उसको पेमेंट करी जाएगी, और वो कौन लेकर आएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर लेकर आएंगे, लेकिन फर्म अपनी तरफ से भी इस बार कुछ दे रही है। तो जितना फर्म देती है, पहले आप क्या करोगे, तीनों की कैपिटल ऐड कर लोगे, तीनों की कैपिटल आप ऐड कर लोगे एडजस्टेड कैपिटल, फिर फर्म जितना अपनी तरफ से दे सकती है वो माइनस कर दोगे, वो आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। फिर टोटल कैपिटल को आप पीएसआर में जो है डिवाइड कर दोगे, आपके पास अगेन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनकी न्यू कैपिटल मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बात मैं यहां पर बता दूं, इसमें ना सीधा नहीं दिया होता कि फर्म इतना पे कर सकती है, इसमें ऐसे देता है कि फर्म को मिनिमम बैलेंस कैश का इतना मेंटेन कर रहा है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, कंपेयर करना है कि अभी फर्म का कैश का बैलेंस क्या चल रहा है और मिनिमम उसने कितना बोला, जो डिफरेंस होगा फर्म की कैपेसिटी होगी उतना रिटायरिंग पार्टनर को देने की, वो आप उनकी तीनों की कैपिटल ऐड करने के बाद माइनस कर देना, आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो ये होता है केस नंबर 5, ठीक है। एंट्री सिंपल सी बात है, जब भी आप रिटायरिंग पार्टनर को अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू बैंक, अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो लोन अकाउंट में चला जाएगा, एंड एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसको लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर वो प्रॉफिट शेयर भी ले सकता है, वट एवर इज हिज चॉइस, जो मर्जी उसके मन में हो।
ठीक है। उसके बाद जो आपके दो मेथड्स होते हैं रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के, या तो होता है लमसम और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट, जिसके लिए हम लोन अकाउंट बनाते हैं। और जैसा ही आप इसमें लोन बनाते हो वैसा ही आप डेथ में एग्जीक्यूटर बनाते हो। उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 4-3 नंबर में आ जाता है और बच्चा फंस जाता है, तो उसको तसल्ली से एक वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा डेथ पे। डेथ में क्या होता है, जो डिसीज पार्टनर होता है उसका हमें जो है दो चीजों का मेन एक क्वेश्चन आता था पहले, ठीक है। आजकल कम आ रहा है, आजकल आ रहा है कि भैया जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर, जो अगेन मैं एक वीडियो में कवर करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि दो मेन चीजें जो है हमें ध्यान रखनी है। एक है कि जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, वो तो जैसे हमने रिटायरमेंट में देखा, सीधा जो है आपका गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर एंट्री हो जाती है, उसमें तो गुडविल में तो कुछ है नहीं। मेन होता है इसका प्रॉफिट शेयर निकालना, क्योंकि डेथ जो होती है ना वो अनटाइमली हो जाती है कई बार, कि साल के बीच में मर गया, साल के एंड में मर गया, साल की स्टार्टिंग में मर गया। अगर साल की स्टार्टिंग और एंड में मर रहा है फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है, फिर तो इतना प्रॉफिट शेयर का झंझट ही नहीं। लेकिन अगर बीच में मर रहा है तो बीच में तो हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते नहीं, बीच में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल ट्रेडिंग ये सब तो बनाते नहीं, तो हम अलग अलग तरीकों से हम उसका प्रॉफिट शेयर निकालने का जो है कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो पिछले कई सालों का एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं या सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे लेते हैं। जैसे सपोज करो एबीसी पार्टनर है जिनकी रेशियो इक्वल थी और बी भाई साहब की डेथ हो गई 1 अक्टूबर को, तो मतलब 6 महीने का बिजनेस करके मरा है। तो अगर वो बोल रहा है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे इसका प्रॉफिट निकालो, तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अगर उसने एवरेज प्रॉफिट बोला है, अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोला तो हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं, और अकॉर्डिंगली हम इनटू पीरियड भी करेंगे। एक बात याद रखना, क्योंकि हमने प्रॉफिट सिर्फ उतने टाइम का देना है जितने टाइम का वो बिजनेस करके जा रहा है, जितने टाइम में वो बिजनेस में प्रेजेंट था, पूरे साल का नहीं देंगे उसे हम, ठीक है। तो अगर वो 6 महीने का बिजनेस करके भरा है एज पर माय एग्जांपल, तो हम 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6/12 आता है, तो वो 6/12 इंटू उसका शेयर 1/3, तब जाकर उसका जो है शेयर आएगा, ठीक है। एंट्री क्या होगी अभी मैं डिस्कस करता हूं। मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि हम ज्यादा जो लेजिट लगता है, ज्यादा जो लॉजिकल लगता है वो होता है प्रॉफिट सेल्स परसेंटेज, कि यार हमें प्रॉफिट नहीं पता चल सकता उसकी डेट ऑफ डेथ का, लेकिन हमें सेल्स तो पता ही होती है ना, क्योंकि सेल्स इनवॉइस से तो हम चेक कर ही सकते हैं, कि सेल्स बुक से तो चेक कर सकते हैं कितनी की सेल हो चुकी है, ठीक है। तो कितने की सेल्स जनरेट हो चुकी है टिल डेट ऑफ डेथ। तो हम क्या करते हैं कि यार जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है और जो लास्ट ईयर की सेल्स है, हमने कुछ परसेंटेज कमाया होगा, और क्या होता है ना ज्यादातर वो परसेंटेज वही रहती है, अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हो गया हो किसी ईयर में, अदरवाइज वो परसेंटेज जो है प्रॉफिट सेल्स का उतना ही रहता ही ईयर आफ्टर ईयर। तो ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट और लास्ट ईयर सेल्स का परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स का परसेंटेज निकालते हैं। जैसे अगर हमने पिछले साल सेल्स करी थी 20 लाख रुपए और हमने प्रॉफिट कमाया था 2 लाख रुपए, दैट मींस हमने 10% जो है अपनी सेल्स का प्रॉफिट कमाया। अब वो हमें क्वेश्चन में क्या करता है, वो हमें क्वेश्चन में वो दे देता है कि हमने जो है कितना कितना हमने सेल्स करा टिल डेट ऑफ डेथ, कितना हमने सेल्स करा टिल डेट ऑफ डेथ। तो सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ वो अगर हमें सेल्स दे देता है तो हम वो सीधा परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। वो याद रखना, जो भी हमने ऊपर निकाला है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, वो जो 10% आया वो सीधा उसकी डेट ऑफ डेथ की सेल्स पे हम लगा देंगे, हमारे पास सीधा आ जाएगा प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो इस वाले केस में हम कभी भी पीरियड नहीं देखते हैं कि भैया कितने पीरियड का करके मरा है, क्योंकि वो हमें सेल्स ही टिल डेट ऑफ डेथ देता है। पीरियड हम तभी देखते हैं जब वो हमें पूरे साल की सेल्स दे दे, या फिर हम पूरे साल की पिछले साल की सेल्स लेकर एज्यूम करें, तब हम पीरियड देखते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट ही आपका टिल डेट ऑफ डेथ है तब आपको पीरियड देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बस इनटू उसका शेयर करते हैं, हमारे पास उसका जो है प्रॉफिट शेयर आ जाता है। अब बात करते हैं एंट्रीज की। तो एंट्रीज में क्या होता है, देखो 2 मेथड होते हैं। अगर आपकी कोई पीएसआर चेंज नहीं हुई है, अगर उसने पूरे क्वेश्चन में, डेथ के क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि न्यू पार्टनर्स की कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का जो गेनिंग रेशियो है वो इसमें है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर न्यू रेशियो की जो न्यू रेशियो है वो इसमें है, तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं एज्यूम दिया होता तो हम यही एज्यूम करते हैं कि यार जो पहले उनकी प्रॉफिट रेशियो चल रही थी आपस में वही है। जैसे ए बी सी उनकी रेशियो थी 3:2:1, 3:2:1। तो बी भाई साहब की डेथ हो गई, तो ए और सी में क्या चल रही थी 3:1, तो उनकी न्यू रेशियो भी 3:1 होगी। तो ऐसे में हम एक एंट्री पास करते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस एक
टेम्परेरी अकाउंट है जो उसको प्रॉफिट देने के लिए बनाया गया। अगर यही लॉस होता है तो हम ये एंट्री जो है रिवर्स कर देते हैं, डिसीज पार्टनर कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस। अच्छा, अगर प्रॉफिट आता है तो पीएनएल सस्पेंस तब तक के लिए एसेट साइड पे दिखाया जाता है एज अ एक्यूमुलेटेड लॉस, और अगर यही लॉस की एंट्री होती है तो पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट में आता है, वो लायबिलिटी में दिखाया जाता है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया कि नहीं भैया जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है उनकी तो आपस में रेशियो चेंज हो चुकी है, तो ऐसे में हम एंट्री पास कर देते हैं गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग टू वही हो गया सैक्रिफाइस वाला सीन। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा नोट्स में दे दिया, मतलब इससे बढ़िया नोट्स मेरे को नहीं लगता आपको कहीं पर भी मिलेंगे, तो मेक श्योर इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या करा था, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, आज मैंने आप लोगों को एक फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। एक मैंने सोचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ हो सकता है आपको एक आधी उसमें कोई नई चीज भी पता चले। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो कि है आपका प्रेम कुमार एंड आरती वाला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या है, उसने बैलेंस शीट दे दी, उसने बोला प्रेम कुमार और आरती जो है 3 पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो 5, 3 और 2 थी। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट ऑफ प्रेम कुमार एंड आरती एज एट 31 मार्च 2019। ये बैलेंस शीट हमें दे दी। देखो, एक पूरे प्रोसेस से चलना, ये बात याद रखना, पूरे प्रोसेस से चलोगे तो और बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है जी, तो वो प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। चलो, ये प्रोसेस क्या होता है आपका ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट बस थोड़ा सा कलर चेंज कर लें यार, ये थोड़ा सा ना आंखों में चुभ रहा है। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या होता है, आपको न्यू पीएसआर निकालनी होती है। क्या होता है, आपको न्यू पीएसआर निकालनी होती है। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होता है वो होता है आपको उसका जो भी जनरल रिजर्व या ये वो रिजर्व्स का देखो, बैलेंस शीट का काम निपटा लो सबसे पहले, ताकि बैलेंस शीट में दोबारा देखना ना पड़े। तो सबसे पहला हो गया न्यू पीएसआर, दूसरा हो गया रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देख लो, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ये वो आ रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो सब देख लो। उसके अलावा अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो उसका ट्रीटमेंट देख लो। अगर यहाँ पर कोई गुडविल या फिर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस पीएनएल ये सब आ रहा है तो आप उसका ट्रीटमेंट देख लो। तीसरे आ जाओ अपनी एडजस्टमेंट्स पे, मतलब जो नीचे वैल्यूड गुडविल दे रखी होती है उसका सीन करेंगे। ठीक है, चौथा हो गया आपका रीवैल्यूएशन, ठीक है, और पांचवा हो गया आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। मैं कह रहा हूं अगर आप इस ऑर्डर में चलोगे और इस ऑर्डर में कभी फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे, हालांकि अब तो बैलेंस शीट नहीं आती है लेकिन यू नेवर नो, वो डाल दे, क्या पता एडजस्टमेंट्स कम करके रीवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट 6 नंबर में डाल दे, तो हो सकता है, पॉसिबल है भैया, सीबीएसई कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप ऐसे ऑर्डर में चलोगे और डुअल इफेक्ट फॉलो करके चलोगे तो आपका आंसर 100% मैच होगा बैलेंस शीट। चलो आओ करते हैं हम इसको। ठीक है, ये क्या हो गया, आ जाओ। तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ मैं पहले तीनों जो है फॉर्मेट बना लेता हूँ जो भी मुझे चाहिए होते हैं। रीवैल्यूएशन बना लेता हूँ मैं एक ही बारी में, पार्टनर्स कैपिटल बना लेता हूँ और बैलेंस शीट बना लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ उनके कैपिटल बैलेंसेस क्या थे। प्रेम का 30, कुमार का 20 एंड आरती का 20। ये सब लिख लेना जो जो मैं करता हूँ। मैं देख लो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन 12 से 15 मिनट के अंदर, जितना भी बड़ा मर्जी आ जाए, जितना अगर तीनों अकाउंट मांग ले, 12 से 15 मिनट के अंदर विद मैचिंग विद ईच एंड एवरीथिंग करेक्ट हमेशा सही होगा। ये मैं आज आपको टिक दे रहा हूं। ठीक है जी, तो प्रेम का 30 था, कुमार का 20 था, आरती का 20 था। तो ऐसे में क्या हुआ, मैंने सबसे पहले उनके जो है कैपिटल बैलेंसेस डाल दिए, बाय बैलेंस बीडी 30, 20 एंड 20। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूं भैया कोई रिजर्व है क्या। हाँ, जनरल रिजर्व है, एक ये रिजर्व हो गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये दूसरा रिजर्व हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सीधा नहीं बढ़ता, पहले देखना पड़ता है क्या उसकी कोई एडजस्टमेंट है क्या। तो इधर आपकी जो है उसकी एडजस्टमेंट यहां पर नहीं दे रखी है। ये जो आपको एडजस्टमेंट दिख रही है ये लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तभी यूज होता है जब लॉस हो रहा हो। तो यहां पर लॉस तो हो नहीं रहा, दैट मींस हमारा ये 2000 भी पूरा बढ़ जाएगा। और तीसरा यहां पर कोई भी आपका वो नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉस वॉस कुछ भी नहीं है यहां पर। ठीक है जी, तो ये पूरा इसमें जो है सीन होता है। उसके बाद चलो आ जाओ, तो हम क्या करते हैं, हम रिजर्व बांट देते हैं। हमने क्या करा, बाय जनरल रिजर्व 4, 2400 और 1600 पुरानी रेशियो में होता है, ये हमें अच्छे से पता है, हमने कल की क्लास में देख लिया था, 5, 3 और 2। उसके बाद आईएफआर भी 2000 जो है पूरा यहाँ पर बढ़ चुका है 1000, 600, 400। अच्छा, एक बात याद रखना, बैलेंस शीट से कोई भी कंपोनेंट का ट्रीटमेंट उठा के कर रहे हो ना तो उसका सिर्फ एक इफेक्ट होता है। देखो मैंने एक ही जगह डाल रहा हूँ, लेकिन अभी जब मैं नीचे वाले पॉइंट सॉल्व करूंगा ना तो आप देखोगे कि उसके 2 इफेक्ट एक साथ डालूंगा मैं। ठीक है, चलो, तो मैंने जनरल रिजर्व देख लिया, आईएफआर देख लिया और एसेट साइड में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब मैं
आ गया अपने नीचे वाले पॉइंट्स में। अब मैं कहां पर आ गया? अपने नीचे वाले पॉइंट्स में। अब नीचे वाले पॉइंट्स में सबसे पहली चीज देखो क्या दे रखी थी, कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रेम फॉर 8,000 एंड टू आरती फॉर 4,000। इसका मतलब क्या है? हमें अच्छे से पढ़ा हुआ, हमने कल पढ़ा था कि जब भी ऐसे दिया हो क्वेश्चन में तो ये एक तरीके से हमें गेनिंग रेशियो दे रहा है कि उनकी गेनिंग रेशियो 2:1 है, क्योंकि कुमार ने अपना जो शेयर है, ठीक है, वो उसने प्रेम को 8 में बेचा है और आरती को 4 में बेचा, मतलब प्रेम जो है डबल दे रहा है आरती के, तो वो 2:1 हो गया। तो ऐसे में मैंने सबसे पहले क्या करा, हमारी गेनिंग रेशियो की हेल्प से न्यू रेशियो निकाल ली, इन केस अगर जरूरत पड़ जाए। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि न्यू रेशियो का काम सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए यूज है, उसके अलावा पूरे क्वेश्चन में यूज नहीं होता, सिर्फ गेनिंग रेशियो का यूज होता है। तो 7:3 जो है वो आ गई आपकी न्यू रेशियो, बट इट वॉज नॉट ऑफ एनी हेल्प। उसके बाद जो उसका गुडविल शेयर था वो 8 और 4 में बेचा, तो मैंने देखो बाय प्रेम 8,000, बाय आरती 4,000 कुमार के अकाउंट में बढ़ा दिया, क्योंकि कुमार रिटायर हो रहा है, उनको वो दे रहा है 8 और 4, ठीक है। इसमें पूरी गुडविल की वैल्यू नहीं दी, उसने सीधा बता दिया कि भैया जो कुमार है उसका जो टोटल गुडविल जो बन रहा है वो 12,000 बन रहा है उसका शेयर, जो कि 8 प्रेम ने दिए और 4 आरती ने दिए। अब देखो साइमल्टेनियसली मैंने क्या बोला था, नीचे से बैलेंस शीट से कोई भी पॉइंट उठाऊंगा 2 जगह तो जाएगा ही जाएगा, तो 8 और 4 इधर बढ़ गए, 8 और 4 इधर कम हो गए, 2 कुमार लिख दिया मैंने, ठीक है। उसी वक्त करूंगा मैं ये, उसी वक्त करूंगा, क्योंकि जिस बच्चे ने ड्युअलिटी कंसेप्ट अपने माइंड में डाल लिया उसका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक वाज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 1,000 एंड बिल्डिंग बाय 7,000। तो अच्छा, कई बच्चों को लगता है अंडर वैल्यूड मतलब हमें वैल्यू कम करनी है, उसने खुद कम कर रखी है, तुझे तो बढ़ानी है मेरे बच्चे, तूने बढ़ानी है वैल्यू, तेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये रीवैल्यूएशन में मैं अपने प्रॉफिट साइड पे डाल दूंगा, स्टॉक 1,000, बिल्डिंग 7,000, और साथ में साइमल्टेनियसली स्टॉक को मैंने 6,000 कर दिया 5,000 से, और बिल्डिंग को 25 से 32 कर दिया उसी वक्त, क्योंकि मैं एक तो टाइम भी बचाना है, दोबारा थोड़ा ना चीजें पढ़ता रहूंगा, दूसरा भूल ना जाऊं कहीं, ठीक है जी, बाद में करने के लिए, तो इसलिए मैंने उसी वक्त यहां पर डाल दिया। उसके बाद जो आपका अगला पॉइंट होता है वो होता है आपका कि इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 11,000। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट थी कितने की? इन्वेस्टमेंट थी हमारी 10,000 रुपए की। कितने की थी हमारी? 10,000 रुपए की। हमने उसको कितने में बेची? 11,000 रुपए में। 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने यहां पर सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन में 1,000 डाल दिया, देखो इन्वेस्टमेंट का 1,000। फिर उसके बाद एसेट साइड से इन्वेस्टमेंट हटाई, और कैश में देखो 25 पहले ही था, मैंने 11 अलग से ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो साइमल्टेनियस इफेक्ट, ठीक है, डुअल इफेक्ट, मतलब हर जगह जो है उतनी अमाउंट का डुअल इफेक्ट डलेगा। रीवैल्यूएशन में 1 गया, ठीक है जी, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में 10,000 का यहां से वो हटा, 10 + 1 11, और 11 यहां पर जुड़ गया, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है। उसके बाद जो उसने अगली एडजस्टमेंट मुझे दी थी, वो अगली एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से थी कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 7,000। ये लॉस हो रहा है मेरा, तो मैंने क्या करा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में डाला। देखो क्रेडिटर 17,000, सॉरी ये तो बैलेंस शीट है, क्रेडिटर 7,000 देख लो, ठीक है। और उसी वक्त जो पहले के क्रेडिटर्स थे 10, उसमें 7 ऐड करके टोटल क्रेडिटर्स मैंने 17 यहां पर दिखा दिए। साइमल्टेनियसली टाइम भी बच रहा है, ठीक है जी, और जल्दी जल्दी आंसर भी हो रहा है, सही भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा अगला था, अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने बोला जो भी रिटायरिंग पार्टनर है कुमार, उसको 30,000 उसी वक्त दिया गया। और ये 30,000 कौन लेकर आया? ये प्रेम और आरती लेकर आए, उनकी रेशियो ऑफ 2:1, मतलब 20,000 प्रेम लेकर आया, ठीक है जी, आई या आया जो भी है, और आरती जो है वो 10,000 लेकर आई। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने देखा सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आ रहा था वो मैंने जो है उनको बांट दिया। भैया 7 1 1 7 से 7 कट गया, 2,000 का प्रॉफिट आ रहा था, मैंने 1,000 600 400। कैलकुलेशन ऑन टिप्स होनी चाहिए, ये बात याद रखना। जितने बच्चों ने बचपन में अबेकस नहीं करा ना, अब इनको प्रॉब्लम फेस होगी, और वो और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं जब कैलकुलेटर यूज करते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हो, ये चीज बिल्कुल मत करना, ठीक है जी। तो ये 2,000 का जो है आपका प्रॉफिट मैंने उनकी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो आप देख सकते हो उधर ही डिस्ट्रीब्यूट करा मैंने, टाइम नहीं लगाया। बाय रीवैल्यूएशन 1,000 600 400। उसके बाद जो वो 20,000 और 10,000 लेकर आए थे उसको देने के लिए, तो यहां पर बाय कैश 20 और 10, इनकी कैपिटल बड़ी है क्योंकि वो लेकर आए तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और इसकी कैपिटल कम होगी कुमार की क्योंकि उसे मिल रहा है। तो 2 कैश 30,000 बैलेंस शीट में कैश में ऐड नहीं होगा ये, ठीक है। एक हाथ वो दोनों लेकर आए, दूसरे हाथ हमने उसको दे दिया, फॉर्म के पास कुछ रुका ही नहीं, तो ये 30,000 उसी वक्त हमने उसको दे दिया। फिर उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो भी बैलेंस बच रहा है उसकी कैपिटल का, ठीक है जी, वो आप उसका बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया आपने, बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ कुमार, जो आप बाद में जो है सेटल कर लोगे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले उसका बैलेंस निकाला, ठीक है, जो कि आ रहा था 35,600। 30,000 तो उसे कैश में मिल गया, 5,600 उसका बिल पेबल बन गया, ठीक है, और उसका जो पूरा अकाउंट क्लियर हो गया। और ये बिल पेबल जो है मैंने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया, जो हमने फ्यूचर में पे करना है। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, बाकी पार्टनर्स की जो है वो कैपिटल वो निकाली, बैलेंस CD 48 एंड 28 400 मैंने यहां पर डाल दिया, ठीक है जी। उसके अलावा जो जो एसेट थे, स्टॉक था, बिल्डिंग था, कैश था, इनका तो एडजस्टमेंट दिया था, तो पहले डल गया।
लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स है इनकी कोई भी एडजस्टमेंट मुझे नहीं दी हुई थी, तो मैंने एज इट इज उनकी वैल्यू डाल दी। और फिर जब मैंने अपनी बैलेंस शीट का टोटल किया तो लो भैया यूं एक ही बारी में, पहली बारी में। तो भैया ये प्रैक्टिस, वो 5 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने न्यू पीएसआर या फिर गेनिंग रेशियो। इन केस ऑफ रिटायरमेंट आपको चाहिए गेनिंग रेशियो, इन केस ऑफ एडमिशन आपको चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है जी। उसके अलावा सेकंड होता है आपका गुडविल कर लो, चलो सेकंड पे, सेकंड हो गया गुडविल। गुडविल देखो, वैल्यूड गुडविल हो, एडजस्टेड गुड, बुक्स में आने वाली गुडविल हो, उन दोनों का ट्रीटमेंट आपको पता है। बुक्स में आ रही है गुडविल तो आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट करोगे। अगर वैल्यूड गुडविल है तो गेनिंग टू सैक्रिफाई। उसके बाद तीसरा, बुक्स में आने वाले रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसका ट्रीटमेंट करोगे। रिजर्व्स अगर एंड प्रॉफिट्स हैं तो सीधा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, लॉसेस हैं तो सीधा ओल्ड रेशियो में उनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। फोर्थ होता है आपका रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। और पांचवा होता है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। ये 5 इसके हिसाब से चलोगे। और दूसरा दिमाग में आपने क्या रखना है, ड्यूअल इफेक्ट उसी वक्त साइमल्टेनियस डाल के चलना है। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करें, भगवान कसम इसके बाद आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है जी। चलो आ जाओ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है जी। बहुत जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इट इज़ अ रिवीजन क्लास, ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं कि यार बेसिक से पढ़ेंगे तो वो मत सोच के चलना भैया, इट इज़ अ रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए कि जल्दी में ये चीज़ जो है अब यार गजनी की तरह याद आने लग जाता कि हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा था, फिर जब प्रैक्टिस करने बैठते हो उस पर मोहर लग जाती है और वो पक्का हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया कि ये सब कैसे होता है। अब हम हमारे अगले चैप्टर पे चलेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना, भरपूर क्वेश्चन डाले हुए हैं, जल्दी से इसको खत्म कर दो, 25 मार्क्स पक्के। और जैसा मैंने आपको लोगों को टेलीग्राम चैनल पे लिखा था भैया, आज इस क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।